गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और जो लाइब्रेरी साइंस है आरपीसी ग्रेड 2 उसका पेपर जो है वो हो चुका है और इसके जो आंसर की है विथ रेफरेंस अपन जो है अभी इस वीडियो में कंसल्ट करने वाले हैं। और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जो भी बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन ऑनलाइन में काम कर रहे थे उनको इस पेपर में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। ठीक है, और अब जो है इसके आंसर की हम बात करते हैं। कौन से क्वेश्चन है जो डाउटफुल है उनकी भी बात करेंगे, बाकी सभी क्वेश्चन के सटीक आंसर की जो बात है वो अपन करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 90+ क्वेश्चन जो है वो आप नोट्स में से देख पाएंगे, नोट्स और हमारी जो डिस्कशन है उसमें से देख पाएंगे। और ये आंसर की जो है वो मैंने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिया, वहां से भी आप देख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारे पास जो आता है, पहला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए अगर आप सेकेंडरी सोर्स देखेंगे तो मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को दिखा सकता था। आप नोट्स में जाएंगे तो 13 यहां से देखिए आप बायोग्राफी, इंडेक्सेस, एब्स्ट्रैक्ट, डिक्शनरी, और ये 5 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 5 नंबर पे लिखा हुआ है एनसाइक्लोपीडिया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा कौन सा प्राइमरी सोर्स नहीं है, प्राइमरी सोर्स कौन सा नहीं है, तो प्राइमरी सोर्स कौन सा नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा एनसाइक्लोपीडिया आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन संख्या 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ फाइनेंशियल एस्टिमेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा एक बिंदु है जो समझने वाला है। कौन सा मेथड नहीं है? अब नहीं है मेथड, इसकी बात करें तो जैसे लीनियर बजट है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लाइन आइटम मेथड नहीं होता, लेकिन मेथड ऑफ डिटेल्स जो शब्द यहां पर आया हुआ है ये भी अपने आप में किसी विधि का नाम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर एग्जामिनेशन कहेगी कि लाइन आइटम मेथड को लीनियर बजट माना है तब तो हमारा आंसर क्या होगा? तब तो हमारा आंसर है मेथड ऑफ डिटेल। अदरवाइज यहां पर एक विकल्प ये भी रहता है कि क्या हो सकता है, लाइन आइटम मेथड भी हो सकता है। मुझे जो अभी ठीक लगा वो मैंने चुना है मेथड ऑफ डिटेल्स। और उसमें ऑप्शन क्यों चुना है ये उसका कारण है कि अगर लाइन आइटम मेथड को अगर लीनियर बजट की तरह काउंट किया जाए तो बजट टाइप्स में हमने ये सारे टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास जो आता है वो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द लाइब्रेरी। देखिए यहाँ पर वित्त की व्यवस्था कहाँ कहाँ से होती है, ये व्यवस्थाएं सारी यहाँ पर लिखी हुई है कि सरकारी अनुदान से, सदस्यता शुल्क से, अतिदेय शुल्क से, रद्दी की बिक्री से। ये सारी डिस्कशन हमने क्लास में की थी। और जितनी चीज आप यहाँ नोट्स में देख रहे हैं वहीं पर अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो वीडियो में आपको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मैनर में चीजें मिलेगी। ठीक है, मैंने नोट से इसलिए कट करके रखा है क्योंकि जो बच्चों ने हैंड रिटन नोट्स बनाए ऑफलाइन क्लासरूम में, मैंने उन्हीं के जो है स्क्रीनशॉट लेकर उनको आपके सामने रखा है कि आप ये समझ पाए कि कंटेंट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है। अगर आप वहीं पर वीडियो देखेंगे, क्योंकि जो वीडियो है उनमें यही सारा कंटेंट है, उनमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा और एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिलेगी, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिलेगी। तो यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड में सबसे पहले रेगुलर ग्रांट फ्रॉम पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से जो आपको रेगुलर ग्रांट मिलता है तो यहां पर ए होगा। एडहो ग्रांट मतलब तदर्थ जो आपको कोई ग्रांट मिलता है तो ये हमने पढ़ा नहीं था। लाइब्रेरी फीस एंड फाइन ये तो बिल्कुल होगा। ग्रांट फ्रॉम एंडोमेंट, एंडोमेंट से जो ग्रांट मिलता है ये भी होगा। तो अगर आप देखेंगे ए, सी और डी, ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप देख रहे हैं ए, सी और डी, तो ए, सी और डी किस में है? अगर आप कहेंगे कि सी और डी तो कंफर्म होना है तो सी और डी, इसमें सी और डी की बात नहीं है, इसमें सी और डी की बात नहीं है, इसमें सी और डी की बात नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो सबसे एडहॉक फीस जो है उसका मतलब हो गया तदर्थ, यानी कि अचानक से अगर कोई ग्रांट क्या रिक्वायर्ड हो गया और अचानक से कोई ग्रांट मिल रहा है उसके लिए अपन तदर्थ यानी कि एडो ग्रांट की बात करते हैं। तो आंसर सबसे वैलिड जो ऑप्शन है वो है ए, बी, सी एंड डी, ये सबसे वैलिड ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्यू ऑप्शन इन अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, ये तीनों ही चीजें मैंने ऑन बोर्ड आपको करवाई थी और विथ एक्सप्लेनेशन एक एक पॉइंट, एक एक टैब खोल के हमने कंसल्ट किया था। तो यहां पर आ रहा है कि कौन सा व्यू में ऑप्शन नहीं मिलेगा।
व्यू में ऑप्शन कौन सा नहीं मिलेगा, तो प्रिंट प्रीव्यू। आपको पता है जब आप फाइल पे क्लिक करते हो तो वहां पर जब आप किसी चीज को प्रिंट कर रहे होते हो तब वहां पर ऑप्शन आता है प्रिंट प्रीव्यू। और जो प्रिंट लेआउट है ये एमएस वर्ड में यूज किया जाता है, तो सीधा सीधा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। वैसे जब आप देखेंगे तो प्रिंट लेआउट व्यू, ठीक है, यहां पर रीडिंग व्यू, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट व्यू, हमने सारे जो व्यू है उनको कंसल्ट किया था, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास आता है, फाइल होस्टिंग सर्विस जो है वन ड्राइव, उसको किसने डेवलप किया था। देखिए ये चीजें मैंने दो जगह पर कंसल्ट की थी। एक तो जब हमारे आईटी वाला डिस्कशन चल रहा था और उसमें बच्चे ने कहा था कि सर जो क्लाउड सर्विसेज है उनके बारे में बताइए, तो मैंने आपको एजूरे, वन ड्राइव, ठीक है, ड्राइव, इन सभी के लिए एग्जाम्पल्स की बात की थी। और मैंने आपको बोला था कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो बहुत बार हमारे सामने एक पॉपअप ओपन होता है, वो किस में ओपन होता है, जो विंडो होता है उसमें पॉपअप ओपन होता है किसका, वन ड्राइव का, ठीक है। तो वन ड्राइव जो है उसको किसने डेवलप किया, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 377 नंबर पे। जब आप यूट्यूब पे ही, मैंने एक कंप्यूटर का वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें 377 पे आप क्वेश्चन देखिए, वन ड्राइव को किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। दो पीडीएफ डाली हुई है आपके कंप्यूटर की, दोनों में जब आप देखेंगे तो 377 नंबर पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये हो जाएगा आंसर माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू ए स्पेशल सेंट्रल नोड। देखो सेंट्रल नोड, और हमने स्टार टोपोलॉजी में क्या लिखा था, यह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, सेंटर में हब का यूज किया जाता है। ये देखिए यहां पर भी सेम वही चीज है, ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू ए स्पेशल सेंटर नोड। सेंटर नोड के साथ जब कनेक्ट हो तो उसे क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। और ये अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे वहां पर भी मैंने डिटो क्वेश्चन रखा था कि अगर वो सारे के सारे नोड सेंटर नोड से कनेक्ट हो तो उसके लिए कौन सी टोपोलॉजी हम या कौन सा नेटवर्क हम यूज करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग इज मोस्ट कन्वीनियंट टू कीप इट अप टू डेट। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और जब हम कैनन ऑफ करेंसी पढ़ रहे थे प्रचलन का, हमने ये कहा था कि जो भी चीजें प्रचलन में है ट्रेंडिंग वर्ड यूज करने हैं, और ट्रेंडिंग वर्ड्स जो यूज करने वो यूज करेंगे कहां पर। हमारा ये डिस्कशन आया था जब हम वीडियो कंसल्ट कर रहे थे, तो हमने कहा था वो यूज कहां पर करेंगे, वो करेंगे कैटालॉग कार्ड में, जो फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कैटालॉग है उसमें अपन यूज करेंगे। और वैसे मैंने फिजिकल फॉर्म को भी बहुत डिटेल से बताया है, लेकिन मैंने डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए ये बात डायरेक्टली किस तरह से रिलेवेंट है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट लगाया। बाकी मैंने आपको कार्ड फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटालॉग है, वो भी बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये देखिए सेकंड इसमें ऑप्शन हो जाएगा कार्ड फॉर्म, ठीक है, जो सबसे कन्वीनियंट फॉर्म होगा चीजों को कलेक्ट करने का, वो हो जाएगा कार्ड फॉर्म। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कैटालॉगिंग एक्सपर्ट एज पर देयर डेट ऑफ बर्थ। देखिए डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप जमाएंगे तो भी आंसर यही आएगा, और अगर आप इन पर्सन के नाम के आधार पर, जैसे कि अगर आप यहां देखेंगे ब्रिटिश म्यूजियम कोड एंथनी पेनेजी, जेविएट कोड चार्ल्स सी जेविट, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग सी ए कटर। मैंने हमारा जो नोट्स का पार्ट है उसमें से ऊपर के 3-4 आइटम्स है उनको लिया जिससे ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाए। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एंथनी पेनेजी, यानी कि सबसे पहले आएगा सी आ गया, उसके बाद में क्या आना है सर, जेविएट कोड, तो सी आ गया, सी के बाद में क्या आना है, डी। तो ये देखिए सी डी कहां पर मैच हो रहा है, सी डी सिर्फ एक में ही मैच हो रहा है, सी डी बी ए, चार्ल्स सेमी कटर, और उसके बाद एस आर रंगनाथन, ठीक है। इसके बाद अगला बिंदु आता है वोट यूनिक मेथड। अगर आप इसमें देखेंगे ना सबके ईयर अगर आप देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ से भी हमने रीचेक भी इसको किया है कंफर्म करने के लिए कि हम जो स्क्रिप्ट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली अप्लाई हो रही है ना, इसका आंसर तो चेंज नहीं हो रहा। तो हमने इनके डीओबी जो है उसको भी चेक करके उसके बाद जब हमने दोनों शीट को मैच किया आंसर सिमिलर मिला, उसके बाद में हमने जो आंसर है वो मार्क किया है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास आता है व्हाट यूनिक मेथड डिड रंगनाथन इंट्रोड्यूस इन हिज कोलन क्लासिफिकेशन। अगर आप मेरे कोलन क्लासिफिकेशन के सेशन में जाएंगे और वहां विशेषताएं देखेंगे आप,
जो मैंने 16 से 18 विशेषताएं लिखाई है, उनमें एक विशेषता मैंने लिखाई है अपूपा पैटर्न। ठीक है, ये देखिए हमने ये कंसल्ट किया था अपूपा रंगनाथन द्वारा। ठीक है, और पूरा का पूरा ये प्रिंसिपल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यहाँ पर जो अपूपा है उसका मतलब क्या है, हर एक चीज को बहुत डिटेल से हमने कंसल्ट किया, तो सीधा सीधा आ जाएगा अपूपा पैटर्न। क्योंकि कॉलम क्लासिफिकेशन में डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट के लिए किसका यूज किया जाता है, अपूपा पैटर्न का यूज किया जाता है। ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ भी है, वर्गीकरण के पश्चात क्रम व्यवस्थापन किया जाता है, पुस्तकों की व्यवस्था का एक तरीका है अपूपा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एसडीआई जो है उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप एसडीआई देखेंगे, यहां पर हमने लिखा है कि विकास कब हुआ, निर्माता कौन है, एसडीआई का प्रारंभ कब हुआ, रंगनाथन के अनुसार एसडीआई क्या है, एसडीआई के फिर जो स्टेप्स है वो कौन कौन से, क्योंकि ये दोनों पेजेस मिलकर इसका क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। अगर आप देखेंगे सबसे पहले एसडीआई इज जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन सोर्स। ये जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होता, ये करंट अवेयरनेस जो होती है, करंट अफेयर्स के जो सोर्सेज होते हैं उनके लिए होता है। तो करंट में अगर कोई डेटा चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो एसडीआई का हम यूज करते हैं, क्योंकि ये सीएएस का पार्ट होता है। SDA इज ऑल्सो ए CAS सर्विस, बिल्कुल ये CAS की एक सर्विस है। ठीक है, ये किसकी सर्विस है, CAS की। और मैंने ऊपर इस नोटबुक में देखेंगे तो ऊपर मैंने लिखवा रखा है कि CAS जो है उसी का भाग कौन है, SDI। तो ये वाली बी वाली बात बिल्कुल ठीक है। SDI इज एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मैचिंग सर्विस रिक्वायर्ड बाय द यूजर। जो रिक्वायर्ड यूजर जैसे कोई भी बात कहता है कि ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे रिक्वायर्ड है, तो उसके साथ प्रोफाइल के साथ उसको मैच किया जाता है। अगर आप देखेंगे ये रहा मैचिंग यूजर प्रोफाइल विद डॉक्यूमेंट प्रोफाइल। यहां पर 3 नंबर देखिए जो स्टेप है उसमें 3 नंबर स्टेप में हमने लिखा है, यही पॉइंट यहां पर लिखा गया है। इसका मतलब बी भी होगा, सी भी होगा। SDI कैन बी इंप्रूव्ड बाय सक्सेसफुली फीडबैक। फीडबैक इसमें लिया जाता है, तो ये देखिए 5 नंबर जो पॉइंट है उसमें क्या आ रहा है, फीडबैक। इसका मतलब बी सी डी यहां पर जो है वो बिल्कुल सटीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। और हर चीज आप दोनों तरीके से मैच कर सकते हैं, नोट्स में भी मैच कर सकते हैं और वीडियो में। और मैंने बोला था कि वीडियो को आप बदल नहीं सकते। आप में से किसी बंदे को जो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होकर पैसिमिस्टिक टाइप की थॉट प्रोसेस वाला बंदा, उसको लगेगा कि ये नोट्स तो अभी लिख लिए होंगे, लेकिन भाई मैं इतने सारे वीडियो एक साथ कैसे बना दूंगा। ठीक है, जो 112-15 वीडियो अपलोडेड है वो कैसे चेंज हो जाएंगे। जिन बच्चों ने कोर्सेज ले रखे हैं, ठीक है, आप उनको बोलिए ये वाला वीडियो देखा ही है हमें, उसमें ये वाला कंटेंट है या नहीं, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, और बहुत सारी चीजें जो मैंने YouTube पे सॉल्व करवाए उसमें से भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप YouTube पे ही डायरेक्टली मैच कर सकते हैं। व्हाट ईयर मार्क्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी। ये देखिए मैंने कैलिब्रेट लिखवाया था, कैलकाटा लाइब्रेरी नेटवर्क 1986, तो ये रहा 1986। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग मार्क 21 टैग्स विद करस्पॉन्डिंग मेन एंट्री फील्ड। मार्क 21 टैग के साथ अपन मैच करते हैं, और इसमें अपन ने पर्सनल नेम जनरल नेम वाला डिस्कशन जो है वो मेन एंट्री के साथ किया था। तो फर्स्ट में हमारा बी हो जाएगा, देखिए 100 पे क्या है, पर्सनल नेम। ये देखिए 100 लिखा हुआ आ रहा है, 100 पर्सनल नेम जनरल नेम। ठीक है, इसके बाद में यहां पर नेक्स्ट आता है हमारे पास 110। 110 किसके लिए है, तो 110 है कॉर्पोरेट नेम के लिए। उसके बाद 111 किसके लिए, 111 जो है वो है मीटिंग नेम के लिए। और 130 किसके लिए, यह है यूनिफॉर्म टाइटल के लिए। 130 किसके लिए, यूनिफॉर्म टाइटल के लिए। तो यहां पर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, ई ग्रंथालय 4.0 ए वेब बेस्ड सॉल्यूशन इज होस्टेड ऑन विच क्लाउड प्लेटफॉर्म। देखिए जब हमारा डिस्कशन आया था विच वन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाउड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाउड कौन सा है, तो मैंने आपके सामने कंसल्ट किया था मेगा, बादल, मेघराज, डिजिटल ओशन में मेघराज मैंने आपको बताया, मैंने कहा जितनी भी डिजिटल सर्विसेज गवर्नमेंट की चल रही होती है उसमें क्लाउड जो है वो कौन सा यूज लिया जाता है, क्लाउड काम में लिया जाता है मेघराज। क्लाउड का नाम क्या है, मेघराज। यही क्वेश्चन आपके सामने आया है, ई ग्रंथालय 4.0 ए वेब बेस्ड सॉल्यूशन इज होस्टेड ऑन विच क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेघराज। ठीक है,
उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन का पार्ट कौन सा नहीं है। अब देखिए, अगर आप जॉब इवेल्युएशन की बात करें तो उसमें वर्गीकरण की बात नहीं करते, ठीक है, उसमें जॉब टाइटल असाइन करने की बात कर सकते हैं, क्योंकि रैंकिंग वाला टर्म यहां पर चलता है, रैंक हायरार्की। देखो जॉब रैंकिंग एक विधि है, किसकी, जॉब इवेल्युएशन की। ये वाले दोनों चीजों को अगर आप साथ में मर्ज करेंगे 319 पे अगर आप जाके देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये लाइन वहां पर बनी हुई मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहां पर बिंदु क्या है, असाइनिंग द जॉब टाइटल, इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉय। तो जॉब क्लासिफिकेशन, जॉब का वर्गीकरण करना, ये किसका काम नहीं है, जॉब इवेल्युएशन का काम नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। सीसीएफ को किसने डेवलप किया था, तो सीसीएफ में हमने लिखा स्थापना 1978 बाई यूनेस्को, और किस व्यक्ति के द्वारा किया वो भी हमने लिखा है, किसके अंतर्गत किया वो भी हमने लिखा है, तो ये हो जाएगा यूनेस्को। नेक्स्ट आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच कैटलॉग कोड्स वर डेवलप्ड। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसमें थोड़ा सा इन्होंने चीजों को घुमाकर दिया है। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग ये आपको मिल जाएगा 1876 सीए कटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए आएगा ही आएगा। अब अगर आप देखेंगे 3 ऑप्शन में ए आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स। अब ये सेकंड एडिशन लिखा हुआ है, सेकंड एडिशन कब आया था, 78 में, ठीक, और सेकंड का रिवाइज्ड कब आया था, 88 में, तो ये 78 हो गया। क्लासिफाइड कैटालॉगिंग कोड 5th एडिशन, अगर आप देखेंगे तो टोटल 5 एडिशन में 5th एडिशन आता है 1964 में, तो ये 64 हो गया, ये 78 हो गया, और आरडी आपको पता है 2010 में आया है, तो ये डी सबसे लास्ट में आ जाएगा, ACBD, ये इसका आपके आंसर हो जाएगा। और ये आप आरडीए भी जाके देखेंगे तो ये रहा आरडीए, ठीक है, और आरडीए का एक क्वेश्चन भी आ गया है, इसमें लॉन्च वर्ड आ रहा है अप्रैल 2010, और इंप्लीमेंटेड कब हुआ था, 2013 में। और यहां पर यही प्रश्न आया, द प्रिंट वर्जन ऑफ आरडीए फर्स्ट पब्लिश्ड। प्रिंट वर्जन देखिए यहां पर 2010 और 2013, तो मुझे ऐसा लगता है प्रिंट वर्जन जो है आरडीए पहले एक मैकेनिज्म के रूप में आया है, उसके बाद उसका प्रिंट वर्जन आया, और वो कब आया है, 2013 में आया है, ठीक है। तो आरडीए कब आया है, तब तो हम 2010 लेके चलते हैं, लॉन्च कब हुआ, तो अप्रैल 2010, ठीक है। इंप्लीमेंट कब किया गया इसको, 2013 में, आप नोट्स में देख सकते हैं, इंप्लीमेंटेड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश लाइब्रेरी, 2013। नेक्स्ट आता है हमारे पास, डेटा ट्रांसमिशन सर्विस डेडिकेट लाइन इज ऑल्सो नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, तो हमने ये कंसल्ट किया था जब हम आईएसडीएन के बारे में बात कर रहे थे। आईएसडीएन सिंपली पॉइंट टू पॉइंट सॉल्यूशन लाइक ए लीज लाइन, एक सिंपली पॉइंट टू पॉइंट सॉल्यूशन होता है, डेडिकेटेड सॉल्यूशन होता है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लीज्ड लाइन, ठीक है। यहाँ पर सत्य नहीं है, आईएसडीएन नहीं होता, सत्य नहीं है क्वेश्चन था, और मैंने वहीं पर आपको कंसल्ट किया था ये वाला पॉइंट, तो लीज्ड लाइन ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फंक्शन। सम जो है, ये देखिए सम यहां पर आ रहा है, सम हमने कंसल्ट किया था। काउंट नंबर, ये रहा काउंट, रेंज में दी गई संख्याओं की कुल संख्या। एवरेज हमने कंसल्ट किया, ये रहा एवरेज का फॉर्मूला। तो क्या नहीं पढ़ा था, मर्ज। मर्ज तो हमने कहा था कि अगर 2 सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मर्ज का यूज करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स केट एक्सप्रेस, अगर आप देखेंगे यहां पर OCLC की जो हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज लिखी थी, उसमें अगर आप देखेंगे 5 नंबर पे लिखा हुआ केट एक्सप्रेस कैटलॉगिंग सर्विस, ठीक है। तो केट एक्सप्रेस सर्विस कौन प्रोवाइड करवाता है, OCLC प्रोडक्ट एंड सर्विस में हमने ये कंसल्ट किया है। नेक्स्ट आता है, मोस्ट ऑफ दी R&D का मतलब हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने ई जर्नल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में सारी चीजें डिजिटली कन्वर्ट हो चुकी है, तो सब ने क्या कर दिया है, ई जर्नल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है। ई जर्नल हैव ग्रेजुअली बिकम द सेंटर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम में कहीं ना कहीं एक तरह से जो ई जर्नल्स है वो एक सेंटर पॉइंट बन गई है, और हमने इसीलिए पूरे के पूरे ई जर्नल के डिस्कशन लिए थे। और ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें कोई फैक्ट वाली बात नहीं है, थ्योरेटिकल बात है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। और जब हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कशन शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था कि भाई वर्तमान समय में हर एक रिसर्चर जो है वो किसका यूज कर रहा है, ई जर्नल का। और जो थीसिस है वो भी इलेक्ट्रॉनिक थीसिस जो है वो आपसे मांगी जाती है जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं। तो ये सारा डिस्कशन हमारा जब वहां से हुआ था, और अगर आपने वो सारी बातों को ध्यान से सुना है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें असर्शन भी राइट है और इसका जो रीजन है वो भी राइट है।
विच इज लेयर 7 इन ओएसआई मॉडल। अगर आप देखेंगे 7th लेयर जो है वो कौन सा है, इसमें ऑपोजिट साइड से पूछा है। ट्रिक भी हमने, और मेरी जो YouTube पे जो सेशन आई थी कंप्यूटर की, उसमें भी आपने ये वाला डिस्कशन लिया है। आप साथ नहीं दे पाएंगे, अगर आपने मेरे साथ पढ़ा तो यही ट्रिक मैंने वहां बताई थी। और सबसे ऊपर जो लेयर है यहाँ पर देखिए, सेंडिंग और रिसीविंग के 2 फॉर्मेट है। यहाँ पर फिजिकल लेयर ऑप्शन ही नहीं है, तो कंफ्यूजन का कोई बिंदु ही नहीं आता। इसलिए जो लेयर 7 है वो कौन सी हो जाएगी, इस तरफ से अगर चलेंगे तो 7th लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रंगनाथन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग रेडी रेफरेंस सर्विस। रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेफरेंस सर्विस का डिस्कशन जब हमने किया था तो हमने कहा था कि इसमें डेटा पहले से प्रिपेयर होता है, ये अपने आप में एक सर्विस की तरह काम करता है। और एसिमिलेशन, आत्मसात्कार, यानी कोई भी चीज आप पूछेंगे तुरंत सामने वाला बता देगा, है ना, कुछ ही समय में बता देगा। तो ये एसिमिलेशन भी पहले से होता है। इसमें क्या नहीं होता, इसमें अथॉरिटी नहीं होता। क्या नहीं होता इसमें अथॉरिटी नहीं होता। और जो भी मैं आंसर आपको बता रहा हूं, अगर मुझे ऐसा फील होता है कि इसमें एक दूसरा ऑप्शन बन सकता है तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया जो लाइन आइटम बजट वाला था, उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें एक सेकंड ऑप्शन भी पॉसिबिलिटी बनती है। बट जो क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं कि यही आंसर होगा, इट मींस 101% वही आंसर होना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इंडेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंडिकेयर मीनिंग टू पॉइंट आउट। ये कौन से भाषा से लिया गया है? हमने जब इंडेक्स पढ़ा था तो हमने पढ़ा था भाषा, लेटिन भाषा से इंडिकेयर शब्द जो है लिया गया है। तो ये देखिए लेटिन यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेकिंग सिस्टम। ये हमारी क्लास में से था नहीं, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन था। हमने स्टेकिंग सिस्टम पढ़ा लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर टावर, हिंग्ड और रोलिंग ये तो स्टेकिंग सिस्टम है, लेकिन ब्रोकन ऑर्डर जो है वो स्टेकिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द प्रोविजन ऑफ टेबल ऑफ प्रेसिडेंस अकॉर्डिंग टू डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 90th एडिशन। और हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है, अगर आप देखेंगे क्लासिफिकेशन का मेरा जो ऑनलाइन जो वीडियो पढ़ा है उसमें जब आप क्वेश्चन देखेंगे 162 नंबर पे, ठीक है, डीडीसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी तालिका में अग्रता क्रम तालिका का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए टेबल ऑफ प्रेसिडेंट का प्रावधान नहीं है। किस में नहीं है? टेबल 1 में नहीं है। और मैंने कहा था कि टेबल 1 में नहीं है, ये याद मत रखना, आप ये याद रखना टेबल 4 में, 6 में, 3 में। यहां पर एक ही ऑप्शन इनमें से आया, कौन सा? टेबल 6। ना तो 4 अवेलेबल है, ना 6 है, और ना ही 3 अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब WWW वाज बिगन इन द ईयर बाय टिम बर्नर्स-ली एंड हिज कलीग्स। देखो यहां पर प्रश्न ये नहीं पूछा जा रहा है कि जो आपका इंटरनेट है उसका विकास कब हुआ। प्रश्न ये है कि WWW उसको इंट्रोड्यूस कब किया गया। सबसे पहली बात तो आप देखेंगे WWW वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत 1989 ने टिम बर्नर्स-ली ने। पहले तो 1989 के ऑप्शन देखिए, 2 ऑप्शन आ गए। अब यूएस डिपार्टमेंट आपको पहले से पता है, ARPANET मैंने लिखवाया था आपको, उसने फर्स्ट टाइम जो नेटवर्क है या इंटरनेट है उसके लिए पहला प्रयास या नेटवर्क जो डेवलप किया था वो था यूएस डिफेंस। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बनता है, कौन सा? 1989 CERN इन जेनेवा। ओनली एक ही ऑप्शन है जिसको हमें क्या करना है? ऑप्ट करना है। नेक्स्ट आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 3 कार्ड सिस्टम। ये देखिए 3 कार्ड सिस्टम हमने पढ़ा था, और रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। रजिस्टर कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड और चेक कार्ड, इसका मतलब अल्फाबेटिकल कार्ड नहीं होता। हमसे यही पूछा है, नॉट ए पार्ट ऑफ 3 कार्ड सिस्टम। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसेस फॉर रेफरेंस एंड यूजर सर्विस लाइब्रेरियन इज रिटन बाय। ये किसके द्वारा लिखा गया है? रूसा ALA के द्वारा लिखा गया है। और इसके 2 क्वेश्चन आ गए। रूसा जो है वो किससे संबंधित है? अगर आपने ये वाला ऑप्शन पढ़ा हुआ है तो आगे जाके सीधा पूछा जाएगा रूसा किसकी सर्विस है। ठीक है, तो वहां हमारा आंसर हो जाएगा ALA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है अकॉर्डिंग टू विलियम ए कार्ड्स व्हिच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड गाइडलाइन फॉर डिस्कार्डिंग टाइटल्स फ्रॉम द रेफरेंस कलेक्शन। ए कार्ड्स के अकॉर्डिंग, और ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था कि इसमें 100% श्योर नहीं हूं, ऑथेंटिक प्रूफ मुझे नहीं मिला है। ठीक है, और हमारे नोट्स में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से मेरी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर साइज किया है कि यूज, रिलायबिलिटी और फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग टू टाइटल सेलेक्ट किया जा सकता है, बट टाइटल में साइज का कोई रिलेशन नहीं होता।
दैट्स वाई मुझे यहाँ पर साई सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटेड द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम टू प्रमोट द प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट हेरिटेज, ठीक है। तो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम की डिस्कशन जो है 213 नंबर क्वेश्चन में हमने की थी, और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोग्राम्स है वो किससे संबंधित है, वो यूनेस्को से संबंधित है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन उसी से पूछ लिया गया है। उसके बाद आता है हमारे पास में इन विच ईयर were the 5 laws of library science first formulated in Madras, ठीक है। और ये जब अपन 5 देखिए त्रिमूर्ति का भी क्वेश्चन आया हुआ इसमें, ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट में पुस्तक, रीडर और स्टाफ, ठीक है, ये भी आया हुआ है। और ये रहा बुक्स 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये रहा प्रतिपादन पब्लिश सेकंड एडिशन रीप्रिंट, तो ये रहा प्रतिपादन 1928 में। प्रतिपादन कब हुआ, तो 1928 में, यही आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद है काउ काफ प्रिंसिपल, ये देखिए 4 फेसेट सीक्वेंस अपन ने पढ़े थे, वॉल पिक्चर, होल ऑर्गन, काउ काफ, एक्शन, एक्टेंड, एक्शन, एक्टर, टूल प्रिंसिपल, और ये रहा हमारे काउ काफ प्रिंसिपल। किसका पार्ट है ये हमारे पास है फेसेट सीक्वेंस का पार्ट। उसके बाद आता है हमारे पास में इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ए स्पेसिफिक जॉब। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए स्पेसिफिक जॉब की जब बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं जॉब एनालिसिस। 617 जब आप मैनेजमेंट के क्वेश्चन नंबर 617 पे जाएंगे तो आपको यही क्वेश्चन वहां पर मिलेगा, ठीक है। और इसके वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो उनमें आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन के पीछे का पर्पस क्या, मैं क्यों बोलता हूं वीडियो सॉल्यूशन भी, इसका मतलब यह है कि हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, किसी क्वेश्चन को बीच में एंटर नहीं किया जा सकता, जो वीडियो बन चुके हैं उनमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पर जॉब एनालिसिस आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट आइसलिक। आइसलिक के लिए कौन सी बात सही है, पहली बात तो स्थापना 1955 में कोलकाता में हुई थी, ये लीजिए आइसलिक वाज फाउंडेड इन 1955, ये बात सही है। हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता, ये वाली बात भी सही है। और ये एक एब्स्ट्रैक्ट जारी करता है इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ये देखिए मैंने लिखवाया था, मैंने एब्स्ट्रैक्ट को एक साथ लिखवाया था और उसमें 2 नंबर पे मैंने लिखवाया था इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट 1967 आइसलिक, ठीक है। तो ये लीजिए भाई आइसलिक पब्लिशेस इंडियन लाइब्रेरी, इल्सा को पब्लिश करता है, ठीक है। और डॉक्टर एस.एल. होरा जो है इसके क्या है, फर्स्ट ऑनरेरी है, ये रहे फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर एस.एल. होरा। तो यहां पर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों के चारों जो है वो इसके लिए क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर्व द फर्स्ट लाइब्रेरियन एट द यूनिवर्सिटी। जब हम रंगनाथन जी के व्यवसाय के बारे में पढ़ रहे थे तो इसमें हमने यहां पर पढ़ा था, देखिए जनवरी 1924 मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन। और यहां पर देखिए इससे रेलिवेंट ऑप्शन कौन सा है, इससे रेलिवेंट ऑप्शन ये रहा 1925 से 1944 तक जो है वो क्या रहे, फर्स्ट लाइब्रेरियन रहे यूनिवर्सिटी में। एंट्री जब उन्होंने ली थी तो जनवरी 2024 मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन की पोस्ट पे उन्होंने काम करना शुरू किया। तो यहां से आंसर हमारा हो जाएगा 25 से 44 तक। इन कॉलन क्लासिफिकेशन द सीक्वेंस ऑफ बिजनेस एंड बेसिक क्लास इकोनॉमिक्स इज चूज अकॉर्डिंग तक, किसके अकॉर्डिंग होगा, तो ये होगा, देखिए जितने भी बिजनेसेस आएंगे ना वो डिपेंड करेंगे किस पर, जो पहले बिजनेस आया उसको पहली प्रायोरिटी पे रख दीजिए, जो बिजनेस बाद में आएगा उसको बाद वाली प्रायोरिटी पे रख दीजिए। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन टाइम, इसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा प्रिंसिपल यहां पर फॉलो हो रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन टाइम। और मैंने पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन टाइम में मुख्य वर्ग या वर्ग या एकल का निर्धारण, विषय की उत्पत्ति के आधार पर क्रम का निर्धारण करना, जो पहले आया उसे पहले उसके लिए पहले क्लास बनानी है, ठीक है। इसे अपन कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन टाइम। और वैसे जब आप इसका सेशन देखेंगे मैंने ढेर सारे एग्जांपल से आपको ये वाली बात समझाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज शोध चक्र। शोध चक्र क्या है, जब हमने इनफ्लिपनेट पढ़ा उसमें पढ़ा शोध चक्र प्रोवाइड यूनिक स्पेस टू ए रिसर्चर टू मैनेज रिसर्च लाइफ साइकिल। रिसर्च लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए एक अपने आप में एक तरह से स्पेस प्रोवाइड किया जाता है शोध चक्र के रूप में। तो यहां पर सीधा सीधा हो जाएगा एक गेटवे टू रिसर्चर फॉर रिसोर्सेज, जो इससे रेलिवेंट ऑप्शन है। वेब बेस्ड प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म के लिए ड्रिल बिट यूज होता है, ये कंसोर्शियम है नहीं है। रिवाइवर ऑफ इंडियन थीसिस, उसके लिए शोध गंगा जो है वो अपन पहले से यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन कॉपीराइट एक्ट। अब देखिए कॉपीराइट अप्लाई हुई,
किस किस पर कॉपीराइट अप्लाई होता है? कॉपीराइट अप्लाई ऑन लिटरेचर, म्यूजिक, थिएट्रिकल डांस, ड्राइंग, मूवी, आर्किटेक्चर, साउंड और रिकॉर्डिंग। ये साउंड रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पर देखिए सिनेमैटिक फिल्म, ओरिजिनल म्यूजिकल वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग, आइडिया और प्रोसीजर्स पे ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो थिएट्रिकल डांस आ गया वहां से, इसका मतलब अपने आप में मूवीज शब्द आ गया, मूवीज फिल्म, आप दोनों से इसको जोड़ सकते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? आइडियाज एंड प्रोसीजर आंसर हो जाएगा, और ये सारी चीजें नोट्स में आपको मेंशन मिलेगी। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन टू द प्रोफेसर ए.के. मुखर्जी आइसलीग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसके लिए दिया जाता है? वो रिटायर्ड लाइब्रेरियन के लिए दिया जाता है, और ये हमने कंसल्ट नहीं किया था। मैच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव ऑफ इनफ्लिपनेट विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब करेक्ट डिस्क्रिप्शन में देखिए, ये रहा शोध गंगा, शोध गंगोत्री, इंडिकेट, सारे के सारे प्रोग्राम मैंने डिटेल से लिखवाए। अब यहां पर सबसे पहले को पकड़ते हैं, सबसे पहला है ई शोध सिंधु, चलिए इसी को देख लेते हैं। ई शोध सिंधु, शोध सिंधु, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, चलिए ई शोध सिंधु, ई शोध सिंधु भी मैंने लिखाया हुआ है। ई शोध सिंधु के लिए कौन सा ऑप्शन होगा? रिपोजिटरी ऑफ अप्रूवल सिनॉप्सिस कंसोर्शिया फॉर हायर एजुकेशन, ये रहा कंसोर्शिया फॉर हायर एजुकेशन। शोध गंगा क्या है? शोध गंगा क्या है? देखिए ईटीडी इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन, रिपोजिटरी ऑफ इंडियन थीसिस। तो बी में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बी में 3। ये देखिए बी में अगर आप 3 देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में बी में 3, यहीं से आपका आंसर हो जाएगा। शोध गंगोत्री क्या है? गंगोत्री रिसर्च इन प्रोग्रेस सिनॉप्सिस, तो यहां पर ये देखिए शोध गंगोत्री रिपोजिटरी ऑफ अप्रूव्ड सिनॉप्सिस आ गया। उसके बाद इंडिकेट, ये देखिए इंडिकेट ए मेजर सोर्स ऑफ बिब्लियोग्राफी इनटू यूनियन कैटलॉग ऑफ बुक्स, पीरियोडिकल डेटाबेस, बिब्लियोग्राफिक डॉक्यूमेंट, ये रहा ओनियन यूनियन कैटलॉग। यही तो बात है भाई, मेजर सोर्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक, ये रहा पहला टर्म यूनियन कैटलॉग ऑफ बुक्स, ये रहा यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर 4, एक में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोजेक्ट गुटनबर्ग। ये पूरी मैंने कहानी सुनाई थी आपको क्लास में, और इसमें एक वीडियो भी हमने दिखाया था कि कैसे जो एक इंग्लिश के लिटरेचर की क्लास है वो हमारे कैसे रेलिवेंट बनी थी, वो मैंने आपके साथ पूरा कंसल्ट किया था। और मैंने मैप के थ्रू भी आपको इजिप्ट है उसमें क्या हुआ था, प्रोजेक्ट गुटनबर्ग है, वो गुटनबर्ग सबसे पहली प्रेस थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उसी के नाम पर जो नया प्रोग्राम आया था, उसी के आधार पर जो है, जब हम लाइब्रेरी के बारे में पढ़ रहे थे बेसिक लेवल पर कि पहली प्रिंटिंग प्रेस कौन सी आई थी, तो हमने वहां पर गुटनबर्ग शब्द लिखा था। तो उसी समय हमने ये भी कंसल्ट किया था कि उसी के आधार पर एक ई जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है या ई बुक्स के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था, उसका नाम भी क्या था? प्रोजेक्ट गुटनबर्ग। और इसको लेकर तो काफी सारी चर्चा हुई थी हमारी, तो डिस्कस इन क्लास मैंने लिखा है, इसके लिए डेडिकेटली नोट्स में टर्म अपन ने नहीं लिखा हुआ है। हाँ, ये जरूर लिखा हुआ है कि सबसे पहली जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको लेकर हमने प्रोजेक्ट गुटनबर्ग का नोट्स में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स, ये देखिए सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स हमने पढ़ा है। फुल डुप्लेक्सर वो होता है जिसमें एक ही समय में डेटा को ट्रांसमिट भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है, ठीक है। बोथ पार्टीज कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आता है, देखिए सर ये करंट का क्वेश्चन देखिए, इन विच कंट्री इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन कांग्रेस 2025 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड। देखिए मैंने आपको जब ये क्वेश्चन 173 करवाया था तब मैंने आपको बार बार ये लाइन बोली थी, मैंने कहा भाई ये देख लो, यहां पर जो करंट की बात है वो भी मैं कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। और ये देखिए इफ्ला सेलेक्ट्स आस्थाना कजाकिस्तान टू होस्ट द 2025, और ये किसके लिए है? ये इसी के लिए है, वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस 2025, ठीक है। और ये जस्ट सेम टू सेम पॉइंट जो है वो हमारे यहां पर क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ गया कि 2025 का जो है इफ्ला ने कहां पर सिलेक्ट किया है, कहां पर शेड्यूल किया है, तो ये रहा हमारा कजाकिस्तान। ये क्वेश्चन नंबर 173 में जाके आप चेक कर सकते हैं। और वहां पर यहां पर देखो मैंने होल्ड भी किया है, और ये कजाकिस्तान में मैंने टिक करके मैंने बोला कि 2025 वाला आपसे पूछा जा सकता है करंट का अगर क्वेश्चन इफ्ला में से आएगा तो, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, इन विच मेथड ए मिनिमम अमाउंट पर हेड इज फिक्स्ड विच इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सर्विस, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही हम ये वाला शब्द पढ़ते हैं फिक्स्ड विच इज कंसिडर्ड फॉर प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सर्विस,
पर हेड, यहां पर पढ़ते हैं पर हेड, ठीक है। पर हेड जब अपन पढ़ रहे होते हैं तो हमारा डिस्कशन आया था लाइब्रेरी इज द वर्किंग डेटा कलेक्शन ऑफ फंड्स टेक्स आइटम एक्सपेंडिचर फॉर, तो हमने लाइब्रेरी बजट, उस समय मैंने आपको बताया था कि पर कैपिटा मेथड क्या होता है, वीडियो में जाके चेक करिएगा, हमने डिस्कस किया कि पर कैपिटा मेथड क्या होता है। पर कैपिटा का मतलब क्या होता है, पर कैपिटा का मतलब होता है कि पर्टिकुलर हेड के ऊपर कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं उनको काउंट करना, उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, जैसा आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्शन ऑफ ए मेन एंट्री। अगर मेन एंट्री के सेक्शन की बात करेंगे तो लीडिंग सेक्शन होगा, हेडिंग सेक्शन होगा, टाइटल सेक्शन होगा, नोट सेक्शन होगा। तो देखिए टाइटल सेक्शन है, नोट सेक्शन है, लीडिंग सेक्शन है। भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ट्रिपल सी की बात कर रहे हैं। ये ट्रिपल सी के 6 सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास, कोल नंबर सेक्शन अवेलेबल नहीं होता, हमसे यही पूछा है कौन सा सेक्शन नहीं होता, तो कोल नंबर सेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ई ग्रंथालय 4.0। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, ई ग्रंथालय 4.0 के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इस करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए 4.0 मैंने आपको 1.0, 2.0, 4.0 सभी के लिए लिखाया था, 2015 में लॉन्च हुआ। और ये देखिए क्या है, एंटरप्राइज एडिशन है, ये क्या है, एंटरप्राइज एडिशन। तो यहां पर सबसे पहला बिंदु है प्राइवेट मेडिकल के लिए, गवर्नमेंट लाइब्रेरी के लिए है, ठीक है, कॉर्पोरेट लाइब्रेरी के लिए, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी के लिए है, ठीक है। तो ये आंसर होगा कॉर्पोरेट लाइब्रेरी। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कुछ अलग ऑप्शन बता दिया जाता है और फिर आपको लगता है कि भाई मैं तो ये करके आया हूं 2 नंबर वाला, ठीक है। वो उसका मोटो है, वो उसका थीम है कि किसके लिए काम कर रहा है। लेकिन आपसे अगर डेडिकेटली 4.0 के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है, तो 4.0 जब आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर एंटरप्राइज एडिशन आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर एंटरप्राइज एडिशन लिखा हुआ मिलेगा, वहीं से सारा डेटा कलेक्ट किया हुआ है। इसलिए मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगता है कि कॉर्पोरेट लाइब्रेरीज के लिए एक तरह से ये एजेंडा होगा 4.0 वाला, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास में इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स काउंटर इज यूज्ड फॉर। काउंटर का हमारा डिस्कशन जो है, जब हम जो 2024 के जब कॉलेज लाइब्रेरियन के पेपर हम कंसल्ट कर रहे थे तब हमने काउंटर डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये काउंटर क्या होता है, काउंटिंग ऑनलाइन यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। तो ये रहा हमारे पास काउंटिंग यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट आता है हमारे बिंदु मैच द फॉलोइंग, मैनेजमेंट स्कूल और मेजर कंट्रीब्यूटर, ठीक है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर। तो यहां पर फर्स्ट में सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मैक्स वेबर, तो ये ब्यूरोक्रेटिक स्कूल जो है वो मैक्स वेबर हो जाएगा। तो बी में फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो बी में फर्स्ट हमारे पास 2 ऑप्शन में आ रहा है, ए में सेकंड 2 में आ रहा है, तो सी पे चलना ही पड़ेगा। ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट, तो सोशल रिलेशन ह्यूमन रिलेशन एल्टन मेयो, ठीक है। तो ये लीजिए सी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहीं से हमारा आंसर मार्क हो जाएगा थर्ड वन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद बिब्लियोथेका यूनिवर्सलिया। देखिए बिब्लियोथेका यूनिवर्सलिया, मेरा क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा आप, ठीक है। जब क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे आप तो यहां पर जो रेफरेंस सोर्सेज है उसमें क्वेश्चन बिब्लियोथेका यूनिवर्सलिया बाय कोनार्ड गेसनर, ठीक है। यही चीज हमने कंसल्ट की थी और यही यहां पर पूछ लिया गया है, बिब्लियोथेका यूनिवर्सलिया 1545 से 1555 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोनार्ड गेसनर। कौन एसोसिएटेड है, तो कोनार्ड गेसनर आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आता है विच पार्ट ऑफ सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मैंने तो आपको सीपीयू के हर एक रजिस्टर के बारे में भी बताया भाई, और यहां पर मैंने एएलयू लिखा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मैंने आपको बताया था कैसे एक्यूमुलेट रजिस्टर काम करता है, कैसे जनरल पर्पज रजिस्टर काम करता है, हर एक चीज को हमने बहुत अच्छे से देखा है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। Which of the following library consortia was first to be found? फर्स्ट कौन सा हुआ, तो ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 सा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंडेक्स ट्रांसलेशन प्रकाशित की जाती है 1932 में प्रकाशित की जाती है, यूनेस्को प्रकाशित कर रहा है 1932 से। इंडेक्स ट्रांसलेशन क्रिएट कब हुआ, 1932 से। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ई ग्रंथालय 4.0। इसको मेंटेन करता है इनफ्लिब्रेट, नहीं सर, मैंने आपको ई ग्रंथालय में लिखाया है ए डिजिटल एजेंडा फॉर ऑटोमेशन नेटवर्किंग ऑफ गवर्नमेंट लाइब्रेरी फ्रॉम NIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो है वो इसको मैनेज करता है। इसकी शुरुआत कर्नाटक राज्य के NIC केंद्र बेंगलुरु में इन हाउस प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। तो यहाँ पर इनफ्लिबनेट वाली बात क्या है, गलत है। इसको डेवलप किया जाता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा, यस। प्रोवाइड करता है ऑनलाइन डेटा एंट्री सॉल्यूशन, ये एक मल्टीलिंगुअल सॉफ्टवेयर है, ये सारी बातें इसके लिए सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल ये रहा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम। बस यहीं पर क्लिक करना था, बाकी यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारे एप्लीकेशन के हो सकते हैं। हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा गया है जो कि होगा बी ओनली। नेक्स्ट आता है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कॉल फॉर एक्सटेंशन सर्विस। अगर आप देखेंगे जो हमारा थर्ड लॉ है, एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को, यहां पर आप देखेंगे जो पॉइंट नंबर 7 अगर आप देख रहे हैं तो एक्सटेंशन सर्विस, विस्तार सेवा लिखा हुआ है। मोबाइल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑन वी, लिब्राशीन, बुक फेयर, है ना, हमने ये सारे ऑप्शन लिख रखे हैं। तो ये सीधा सीधा आंसर करना था आपको थर्ड। What is the name of subscription based online service UDC? UDC का सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑनलाइन सर्विस का नाम है UDC ऑनलाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की हमने एक लिस्ट बनाई थी ILS की तुलना में। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से, तो न्यू जेन, लिब, एवरग्रीन। ये देखिए यहां पर जो दो ऑप्शन आ रहे हैं न्यू जेन और एवरग्रीन, ठीक है, यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा सी और डी जो है वो यहां पर क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए। डॉक्टर रंगनाथन विजुअलाइज लाइब्रेरीज ट्रिनिटी, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए थे, त्रिमूर्ति अवधारणा में बुक हो जाएगा, रीडर हो जाएगा और स्टाफ हो जाएगा, बुक रीडर एंड स्टाफ। Which of the following does not represent a false link? false link वैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली जब आपको इंडेक्सेस करवाई थी तब भी डिस्कशन किया था कैटालॉगिंग में, जब अपन क्लास रेफरेंस इंडेक्स एंट्री की बात कर रहे थे, क्लास रेफरेंस एंट्री की बात कर रहे थे, इंडेक्स एंट्री की बात कर रहे थे, उस समय भी हमने इनके बारे में डिस्कशन लिया था कि कैसे अगर मान लीजिए कोई भी डिजिट है वो टाइम आइसोलेट को रिप्रेजेंट करता है तो उससे एक टाइटल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, कनेक्टिंग सिंबल से अगर एंड होता है, ठीक है, तो वहां से क्या होगा, वहां पर भी फॉल्स लिंक है। अगर डिजिटल टाइम आइसोलेट से एंड हो रहा वहां पर भी फॉल्स लिंक है। डिजिट रिप्रेजेंट है फेज रिलेशन, अगर कोई फेज रिलेशन को रिप्रेजेंट करता वो भी फॉल्स लिंक है। क्योंकि फॉल्स लिंक के लिए गलत कौन सा, यही तो पूछा जा रहा है। डिजिट एंड विथ पार्ट ऑफ आइसोलेट फोकस इन ए फैसेट ऑफ ए क्लास नंबर, अगर कोई पर्टिकुलर किसी आइसोलेट को अगर वो रिप्रेजेंट करे इसका मतलब तो वहां पर टाइटल जनरेट हो जाएगा, वो टाइटल जनरेट हो जाएगा। और मैंने ये हर एक चीज प्रैक्टिकली आपको क्लासिफिकेशन के चैप्टर में मैंने समझाई है। जब आपको क्लासिफिकेशन करवाया गया था लास्ट में जाके चेन प्रोसीजर और इंडेक्सिंग का डिस्कशन जब आया था, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके एक टाइटल को तोड़ तोड़ के एक एक पार्ट उसका बनाकर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ कि कैसे ये चीजें काम करती हैं, ठीक है। तो यहां पर पूछा था कि जो फॉल्स लिंक है उसके लिए कौन सा जो है वो गलत है, डज नॉट रिप्रेजेंट ए फॉल्स लिंक, फॉल्स लिंक को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो सर ये फोर्थ किस को रिप्रेजेंट करता है, ये सर शॉर्ट लिंक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसे खोज कड़ी बोल देते हैं अपन। Who formulated the Sears list of subject heading? सीधा सीधा क्वेश्चन था, SLSH developed by मिनी एल सीयर्स, ठीक है, तो ये आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैच करना था थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन। यहाँ पर जो डेटा है मैंने पूरा डाला था, आपको बताया था मैंने कि कौन से हार्डवेयर यूज होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, सारी चीजें हमने बहुत डिटेल से पढ़ी है। अगर आप देखेंगे यहाँ थर्ड जनरेशन में हमने जो डिस्कशन किया है वही पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर टाइम शेयरिंग इन्होंने एक ऑप्शन डाला था कि टाइम शेयरिंग किस में यूज होता है, तो थर्ड जनरेशन जैसे बी है, बी में एक हो जाएगा। अगर आप बी में एक की ऑप्शन बात करेंगे तो दो ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट में सेकंड, बी में फर्स्ट, ठीक है। अब सी देख लेते हैं, सी क्या है यहाँ पर, सी है यहाँ पर मल्टी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स। अब देखिए यूनिक्स मैंने जो डाले हैं डेटा उसमें यूनिक्स भी मिल जाएगा और आपको मल्टी कोर सिस्टम जो है वो भी साथ में मिल जाएगा, दोनों चीजें आपको मिल जाएगी, मल्टी कोर भी और ये भी। हाई लेवल लैंग्वेज ये रहा, देखिए सेकंड जनरेशन जो है उसमें क्या आ गया, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सेकंड जनरेशन में। और सी हमारे पास आता है फोर्थ में जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ में हो जाएगा मल्टी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम और फिफ्थ में हो जाएगा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप फिफ्थ जो जनरेशन है उसमें जाके देखेंगे तो वहां पर आपको मल्टी कोर यूनिक्स नाम जो है वो लिखा हुआ मिलेगा। वैसे दो से भी सॉल्व हो सकता है, अब आपको लग रहा है क्या पता होगा या नहीं होगा, तो नोट्स में जाके चेक करिए, ठीक है, वहां पर आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट आता है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम जो है, द एक्सेस द जनरल विल बी प्रोवाइड थ्रू ए नेशन सब्सक्रिप्शन कोऑर्डिनेट बाय। ये कोऑर्डिनेट किसके द्वारा होता है, ये कोऑर्डिनेट होता है इनफ्लिबनेट के द्वारा। हमने डीडीएस सर्विस पढ़ी थी इनफ्लिबनेट की कि कैसे डॉक्यूमेंट को डिलीवर किया जाता है इनफ्लिबनेट के द्वारा, उसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, डॉक्यूमेंट डिलीवरी थ्रू JCCC इंडिकेट, ठीक है, कौन कौन से तरीके से जो इनफ्लिबनेट है वो डॉक्यूमेंट की डिलीवरी करता है, जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए भी काम
मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली यहाँ पर हमने ये टर्म कंसल्ट किया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, लेकिन एक आइडिया लगाने के लिए कि कौन सी चीज इससे संबंधित है, सब्सक्रिप्शन से जुड़ी हुई है, तो वो आंसर हो जाएगा इनफ्लिबनेट। अकॉर्डिंग टू डेनिस ग्रोगन टेक्स्ट बुक इज है, देखो ग्रोगन शब्द आ गया, इसका मतलब ग्रोगन ने जो इंफॉर्मेशन सोर्स है उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है, और 3 में कर रखा है, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी आएगा। टेक्स्ट बुक किसके अंतर्गत आता है? टेक्स्ट बुक आता है टर्शरी के अंतर्गत। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मैंने तीनों ही कैटेगरी बना के उनके एग्जाम्पल्स भी आपको लिखवाए थे, ठीक है। तो ये जो आपका टेक्स्ट बुक है किसके अंतर्गत आएगा? टर्शरी के अंतर्गत आएगा। व्हाट इज द नोटेशन यूज्ड फॉर रिसर्च इन स्टैंडर्ड सब डिवीजन ऑफ DDC? तो इसमें 72, हमने 72 याद नहीं किया था, हमने 70, 80, 90, 100, 110, 11, 120 हमने इस तरीके से 10-10 के, यानी हमने मेन क्लासेस और डिविजनल क्लासेस याद किए थे, और ये तो बहुत ज्यादा डीप हो गया। सब डिविजनल क्लासेस तो 1000 होते हैं सर, ठीक है। हमने 100 मेन, पहले 10 मेन क्लासेस और उसके बाद जो डिविजनल क्लासेस है 100, वो याद हमने कर लिए थे। बट ये आगे थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया, और मुझे लग रहा है ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं, कुछ 2-4 ऐसे प्रश्न हैं, फिर भी इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा? वो बनेगा 072। नेक्स्ट आता है कोलन क्लासिफिकेशन का जो 6th रीप्रिंट एडिशन है, उसमें जे किसको रिप्रेजेंट करता है? तो हमने लिखा था एग्रीकल्चर के लिए जे, हमने ट्रिक याद की थी, जा यानी कि जे ए, यानी कि जे पे क्या है? एग्रीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एनुअल रिपोर्ट? एनुअल रिपोर्ट, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एनुअल रिपोर्ट कभी भी फ्यूचर के लिए नहीं होता भाई, एनुअल रिपोर्ट एक ईयर कंप्लीट होने के बाद बनाई जाती है, तो वो फ्यूचर के लिए नहीं बनाई जाती, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोग्राम ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फ्यूचर ईयर, नहीं फ्यूचर ईयर के लिए नहीं होता सर ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस? तो आपको आउटपुट डिवाइस लिखवाई थी मॉनिटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर और स्पीकर। कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर तो है, वेबकैम नहीं है। और जब आप इनपुट डिवाइस में जाके देखेंगे तो वहां पर आपको वेबकैम भी लिखा हुआ मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर? कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज। मैंने पूरा सीक्वेंस से लिखाया था, और हमने सर्च इंजन के टर्म्स पे एक डिस्कशन भी लिया था कि कौन सा जो है यहाँ पर सर्च इंजन है। और इस समय जब हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है सीधा सीधा ऑप्शन, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम, ये तीनों के तीनों जो है आपके क्या है? ब्राउजर है, और ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, ये आपका क्या है? सर्च इंजन है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग? और मैंने आपको सिर्फ 2-2 डिजिट याद करवाए थे, मैंने कहा आपको सारा याद नहीं करना, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट याद करने हैं। और वहां पर 13 नंबर पे मैंने लिखा था 53, ये रहा देखिए 53 और कहीं है क्या? नहीं है। 53 किसके लिए? डिजाइन ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग, ठीक है। और 60-61 पे IIL अपन ने याद किया था, इंटर लाइब्रेरी लोन, ठीक है। विच ऑफ द पेयर ऑफ स्टेट एंड देयर ईयर ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इज करेक्ट? करेक्ट कौन सा है? तो ये रहा गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ठीक है। ये 26 नवंबर 1993 को बना और लागू हुआ 1993 को। ये पूछा गया 1993, काम खत्म हो गया 2006 में, तो आपको पता ही है फिर, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन? ILA के लिए जो यहाँ पर स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। यहां पर आप सीधा इसको पकड़िए, जिला जर्नल ऑफ ILA, ठीक है। जर्नल ऑफ ILA 1955 और क्वार्टरली। जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जिला इज पब्लिश्ड मंथली। भाई यही तो पूछा है, गलत क्या है? तो यहां पर देखिए क्या लिख रखा है? क्वार्टरली। ये क्या लिख रखा है? मंथली। तो यही क्या हो गया? गलत हो गया। बाकी सारी चीजें आप मैच करेंगे, इजीली मैच हो जाएगी। इन विच ईयर डिड OCLC ट्रांजिशन फ्रॉम ए रीजनल सिस्टम? तो ये 1981 में हुआ था। OCLC किस वर्ष एक क्षेत्रीय प्रणाली से एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर परिवर्तित हुआ? तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 1981। MS Excel which combination key is used to move the next sheet? नेक्स्ट शीट का मतलब हो गया एक लेफ्ट में और एक राइट में, राइट वाली शीट पर मूव करने के लिए मैंने शॉर्टकट की लिखवाई थी एक्सेल की, और 8 से 10 कीज लिखवाई थी मैंने। उसमें ये देखिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन, मूविंग टू राइट वर्कशीट, राइट का मतलब आगे जाने के लिए, लेफ्ट का मतलब पीछे जाने के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास कंट्रोल प्लस पेज डाउन। नेक्स्ट आता है नोटेशन 05 इन टेबल 1। ये देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन, आपको जो ऑनलाइन क्लास पड़ी है कैटालॉगिंग क्लासिफिकेशन की, उसमें भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। 05
टेबल 1 जो है डीडीसी किसको रिप्रेजेंट करता है, सीरियल पब्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सीरियल पब्लिकेशन। और जिस तरीके से यहां लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इसी तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट आता है विच फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग इज नोन फॉर कंबाइनिंग ऑथर टाइटल एंड सब्जेक्ट एंट्री इनटू वन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब हो गया डिक्शनरी कैटलॉग कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एंट्रीज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये हो जाएगा डिक्शनरी कैटलॉग। नेक्स्ट आता है इन विच ईयर डिड इंडिया साइन द ट्रिप्स एग्रीमेंट विच इन्फ्लुएंस्ड मेजर अपडेट इन डोमेस्टिक आईपी लॉज। कब साइन किया गया, तो यहां पर ये देखिए लागू कब हुआ है, लागू हुआ है इंडस्ट्रियल डिजाइन में, ये ट्रिप्स आ गया और ट्रिप्स इंडस्ट्रियल डिजाइन 2000 में लागू हो रहा है, उससे पहले ही ट्रिप्स आ चुका है, ठीक है। और हमने ये बिंदु तो कंसल्ट नहीं किया हुआ है कि इंडिया कब इसका पार्ट बना, लेकिन हमने एक आइडिया यहां से लगा सकते हैं कि ट्रिप्स जो है उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमने लिख रखा है। 2000 से पहले का ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक 1990 1995, उस बेसिस पे हम नियरेस्ट ऑप्शन को जब चुनते हैं इंडस्ट्रियल डिजाइन के लेवल पर तो वो होगा 1995। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोल 3.0। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, तो देखिए प्रोसेसर स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज और हायर होगी, ठीक है। स्क्रीन रेजोल्यूशन मिनिमम इतना होना चाहिए, रैम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। फ्री हार्ड डिस्क, ऐसा कुछ भी नहीं कि 160 GB फ्री हार्ड डिस्क चाहिए मिनिमम, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। और वैसे मैंने सोल आपके यहाँ पर डेडिकेटली बोर्ड के ऊपर मैंने इंस्टॉल करके आपको इसके मॉड्यूल्स दिखाए थे, और इंस्टॉल करने के टाइम मैंने आपको बोला था कि कंपेटिबल है या नहीं, ये चेक कैसे करते हैं, तो मैंने आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके इसकी इंफॉर्मेशन चेक करवाई थी कि कंपेटिबिलिटी के लिए क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है। Which of the following is relative indications of timeliness of a reference work? तो कॉपीराइट जो डेट है वो अपन कह सकते हैं कि संदर्भ कृति की समयबद्धता को सापेक्ष संकेत देता है। कौन सी, कॉपीराइट की जो डेट होती है कि कब से कितना समय इसको हो चुका है। In colon classification 6th edition, which of the following main class are manifesting personality in all 4 levels? जब आप स्तर पढ़ते हैं और P1, P2, P3, P4 की बात करते हैं तो उसमें मेजरली दो बड़े एग्जांपल्स आते हैं। एक तो आता है लिटरेचर मेन क्लास और दूसरा हमारे पास आता है जनरल या बिब्लियोग्राफी। इनमें P1, P2, P3, P4 इसका जो फैसेट सीक्वेंस आप देखेंगे, फैसेट फॉर्मूला देखेंगे तो फैसेट फॉर्मूला में P1, P2, P3, P4 चारों एलिमेंट आपको मिलेंगे। तो ऐसे एक तो है जनरल या बिब्लियोग्राफी और एक है लिटरेचर। लिंग्विस्टिक हिस्ट्री में P1, P2, P3, P4 नहीं मिलेंगे, P4 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ठीक है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। देखिए रूसा वाला आ गया, डिवीजन ऑफ किसका डिवीजन है, एएलए का, सीधा सीधा हो जाएगा ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वाज नॉट डेवलप्ड बाय हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल के जितने भी सिद्धांत है 14 के 14 सिद्धांत यहाँ लिखे हुए हैं। डिवीजन ऑफ वर्क आ गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आ गया, यूनिटी ऑफ कमांड आ गया। ये देखिए यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिवीजन ऑफ वर्क, कौन सा नहीं है, लाइन एंड स्टाफ नहीं है। एन एग्जॉस्टिव सर्च फॉर ऑल पब्लिकेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। एग्जॉस्टिव बहुत ज्यादा हेवी सर्च करना है मतलब क्या है, लिटरेचर सर्च। मैच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने विशेषताएं बहुत कम लिखाई है, लेकिन गजब की बात देखिए कि उन्हीं कम विशेषताओं में से, इसीलिए मैं कहता हूं डेटा कम होना चाहिए लेकिन इतना सॉलिड होना चाहिए, उस कम डेटा में से आपके ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए। और अगर मैं कह रहा हूं कि 90% क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इससे बेस्ट डेटा क्या होगा भाई। अगर आपने 90 में से अगर 80 75 क्वेश्चन भी अगर आपने सही बनाए हैं तो ये अपने आप में बहुत अच्छे पेपर का इंडिकेशन है। अगर आपने 75 क्वेश्चन भी काट पीट के अगर आपके 75 क्वेश्चन बच रहे हैं LIS में तो मुझे लग रहा है आपने बहुत ढंग से पेपर अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं ऑटोमेटिक, स्पीड, डिलीजेंस और वर्सेलिटी, और वर्सेटाइल ये हमारा टर्म आ गया, स्पीड हमारा टर्म आ गया, रिलायबल नहीं है, ऑटोमेटिक तो होगा ही। डिजिलेंस का मतलब होता है मेहनत, तो यहां पर ए बी डी जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे यहां पर पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि भाई कौन सा किससे संबंधित है, ठीक है, ये पूछा गया यहां पर। और हमने इसको एक्सप्लेनेशन के आधार पर अगर ट्रीट करें तो फर्स्ट वाला है हमारे पास ऑटोमेटिकली कौन सी बात आ रही है, ठीक है।
इट कैरी आउट ए जॉब नॉर्मली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देता है। बी आ रहा हमारे पास स्पीड, स्पीड की बात कौन कर रहा है? इट परफॉर्म सेवरल बिलियंस 10 टू द पावर 9 सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन पर सेकेंड, ये स्पीड की बात हो गई। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास में डिलीजेंस, डिलीजेंस की बात करें तो ये हो गया इट कैरी आउट ए जॉब इट कैन वर्क 4 आवर्स विदाउट टायर्डनेस, बिना किसी थकान के घंटों तक ये काम कर सकता, तो बहुत मेहनती है। वर्सेटिलिटी जो है उसके लिए आ जाएगा हमारे पास, इट कैन परफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट द सेम टाइम, एक ही समय में अलग अलग तरह के काम कर सकता है। और ये जब मैंने आपको विशेषताएं लिखवाई थी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से इनके बारे में एक्सप्लेन किया था कि रिलायबल कैसे, स्पीड कैसे, एक्यूरेसी कैसे, वर्सेटाइल कैसे और स्टोरेज कैसे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में ए नेटवर्क डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग नेटवर्क। ठीक है, ए नेटवर्क डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग नेटवर्क सिक्योरिटी। ये देखिए फायरवॉल जब हमने लिखा तो हमने लिखा नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन फायरवॉल कहते हैं। तो ये लीजिए भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन आप दिख रहे हैं। ठीक है, फायरवॉल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो यहां पर देखिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी वर्चुअल रिपोजिटरी है, लर्निंग मटेरियल की है। प्रोवाइड होस्ट सर्विस टू लर्नर कम्युनिटी, इट इज ए वर्चुअल रिपोजिटरी लर्निंग रिसोर्सेज, ये है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है इसके द्वारा डेवलप किया गया, स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। और यहां पर है इसके लिए ये वाला पॉइंट भी यहां पर मिल जाना चाहिए था एनडीएलआई में। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एचआर जो है उसी के लिए स्पॉन्सर्ड बाय, अगर अपन बोलेंगे तो बोलेंगे अपन स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फिल्टर्ड एंड फेडरेट सर्चिंग इज नॉट एम्प्लॉयड, नॉट एम्प्लॉयड नहीं होगा, ये तो क्या करता है, जो फेडरेटेड सर्चिंग है, फिल्टर्ड है, उनको फैसिलिटेट करता है, जबकि यहां क्या लिखा हुआ है? नहीं करता। तो आपसे गलती पूछा है, गलत क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट अबाउट नेकलिन, नेकलिन के लिए करेक्ट क्या होगा? ये हमने जब नेकलिन के बारे में बात की थी तो हमने पहले तो इसका फुल फॉर्म पढ़ा, नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 1998, और कहां पर हुआ? दिल्ली में हुआ। तो ये देख ली, नेकलिन इन ऑर्गेनाइज्ड बाय डेलनेट, डेलनेट ऑर्गेनाइज करता है, कंसीव्ड इन 1998, ये भी ठीक है। ठीक है, तो गड़बड़ कहां होगी? गड़बड़ हो गई एक्रोनिम में, इसका जो एक्रोनिम है नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, कन्वेंशन है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी और सी, ओनली बी और सी, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सोल। मैंने सोल के सारे फीचर लिखा है, देखिए फीचर लिखना शुरू किया, मैंने कहा यूनिकोड बेस्ड, अब देखो यही चीज आ गई यहां पर, यूनिकोड बेस्ड। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा कंप्लाइंट टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सच इज मार्क 21, AACR2, मार्क XML, और यही चीज यहां पर आ गई, देखिए कंप्लाइंट मार्क 21। फिर आ गया हमारा तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में मैंने देखो क्या लिखा है, कंप्लाइंट टू NCIP 2.0 प्रोटोकॉल फॉर RFID, और यही चीज ये आ गई कंप्लाइंट टू NCIP 2.0। तो कौन सी बात नहीं है? नॉन कंपेटिबल विद SIP2, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट फीचर पूछा तो ये इसका फीचर नहीं है। फाइंड द ओड वन आउट अमंग द फॉलोइंग, तो ये जब आप देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने लिखा था तो उसमें हमने लैंग्वेजेस की एक लिस्ट बनाई थी पूरी की पूरी। ठीक है, ये देखिए फोर्ट्रान है, यहाँ पर कोबोल है, जावा है। ठीक है, तो फोर्ट्रान, कोबोल, जावा ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जबकि एक्सेल क्या है? ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सर। ठीक है, जो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस के सूट के। Which of the following item is included in the reference menu of Microsoft Word Office 2019? देखिए जब हम रेफरेंस मेन्यू डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको इसके लेआउट के बारे में बताया था कि इसके लेआउट में क्या क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स आ रहे हैं और कौन कौन सी चीजें आ रही है। टेबल नहीं है, टेबल ऑफ कंटेंट है। ठीक है, प्रूफिंग है वो तो फाइल में आता है, कमेंट है वो इंसर्ट में आता है। तो यहां पर ऑप्शन जो है आपका बचता है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। जब आप रेफरेंस मेन्यू में जाएंगे तो वहां पर क्या मिलेगा? साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड थ्योरी एक्स एंड वाई। थ्योरी एक्स एंड वाई जो है वो डगलस मैकग्रेगर हो जाएगा, ये लीजिए डगलस मैकग्रेगर। उसके बाद है व्हेन वाज द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया फॉर्मली लॉन्च्ड। ये लॉन्च पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा पब्लिक को कब दे दिया, लॉन्च पूछ रहा है।
तो ये देखिए मई 2016 में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लॉन्च हुई है। लॉन्च पूछ रहा भाई, पब्लिक को डेडिकेट कब किया? तो 2018 में किया। लॉन्च कब हुई? तो 2016 में हुई। इन विच ईयर वाज दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एस्टेब्लिश? ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई 1951 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज जनरली नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेशन सेक्शन? तो यहां पर कौन सा सर्कुलेशन सेक्शन? तो मेंटेनेंस सेक्शन में अगर आप देखेंगे, मेंटेनेंस सेक्शन के मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, और ये रहा देखिए यहां पर बाइंडिंग। बाइंडिंग काम किसका है? मेंटेनेंस सेक्शन का। तो सीधा सीधा हो जाएगा बाइंडिंग ऑफ बुक्स, ये सर्कुलेशन का काम नहीं है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड विद रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड देयर कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? कौन सा मैच नहीं कर रहा? वेन के साथ आईपी, वेन के साथ ये आईपी काम करता है, लेन के साथ इथरनेट। मैंने RJ45 जेक वाली बात से आपको बताया था कि लेन कनेक्टर होता है, और पेन जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है ब्लूटूथ लेवल पर, ठीक है। तो मेन में टोकन रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। मेन में टोकन रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलेंथ्रोपिस्ट? तो ये सीधा सीधा एंड्रयू कार्निंग कौन थे? एक परोपकारी जिसने पुस्तकालय का समर्थन किया। ए फिलेंथ्रोपिस्ट हु सपोर्टेड लाइब्रेरी? सीधा सीधा यहीं से हो जाएगा। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन है? एंड्रयू कार्निग। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन द फ्रेज द बेस्ट रीडर फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट? सीधा सीधा अगर आप देखेंगे बुक सिलेक्शन में ये रहा, मैक्सिमम बुक टू द मैक्सिमम रीडर टू एट द लिस्ट कॉस्ट। ये किसने कहा है? मेलविल डेवी ने, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, यहां पर कौन से सोर्स किस कैटेगरी के? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, सभी का नॉलेज जब आपको होगा तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स में आ जाएगा हमारे पास सोविनियर्स, उसके बाद बी है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर अगर अपन बात करें तो वो हो जाएंगे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन लेवल, एग्जीबिशन जो प्रदर्शनियां लगाई जाती है। प्रिंट सोर्स में क्या आ जाएगा? डायरी आ जाएगा। और नॉन प्रिंट जो सोर्स है उसमें क्या आ जाएगा? इनविजिबल कॉलेज आ जाएगा। और जियोपॉलिटिक्स, ये देखिए फ्यूजन की डिस्कशन हमारी चल रही थी। जब दो मेन क्लासेस को आपस में जोड़कर आप एक नया विषय बनाते हैं तो उसे अपन कहते हैं फ्यूज टुगेदर। फ्यूज टुगेदर का मतलब जियोपॉलिटिक्स है तो आपने जियोलॉजी या जियोग्राफी जो है उसको पॉलिटिक्स के साथ जोड़कर जियोपॉलिटिक्स एक नया विषय बनाया है, इसे अपन कहते हैं फ्यूजन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये वाला डिस्कशन मैंने आपके यूट्यूब पे कर रखा है तो वहीं से मैंने क्रॉप करके डाला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड डिजिटल रेफरेंस लाइब्रेरी? डिजिटल रेफरेंस लाइब्रेरी जो है जनरल गाइडलाइन में जब आप आएंगे इफ्ला के, तो यहां पर देखो आपको मिलेगा 4 नंबर पे इफ्ला डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइन, और यही क्वेश्चन आया है। डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइन जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? इफ्ला के द्वारा। तो ये हमारे 100 प्रश्न पूरे हो गए हैं, और मुझे विश्वास है इसमें 1 या 2 प्रश्न जो है उनको छोड़ दीजिए, बाकी 98, 97 क्वेश्चन जो है उनके आंसर बिल्कुल आपको जो आरपीसी ग्रेड 2 की जो आंसर की होगी और हमारे जो आंसर होंगे वो बिल्कुल सटीक सेम मिलने वाले हैं आपको। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इस पेपर से मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने कंटेंट पर विश्वास रखिए। अगर आप उस कंटेंट को ढंग से 10, 15, 20 बार रिवाइज करेंगे और उसके एक एक एलिमेंट को अगर आप ढंग से तैयार करेंगे तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाने वाला है सर, ठीक है। बहुत ज्यादा किताबें लेकर बैठने से, बहुत ज्यादा कंटेंट लेकर बैठने से, 50 तरह के जो अलग अलग तरह के वीडियोस लेकर बैठने से उनसे सिलेक्शन नहीं होता सर। बहुत लिमिटेड डेटा के साथ ढंग से काम करिए, सिलेक्टेड टीचर्स के साथ, जिसको आप चयन कर लेते हैं कि मुझे इस टीचर के साथ जाना है, इसके साथ पढ़ना है, उनके साथ। बाकी किसी टीचर की सुनिए मत आप, कोई कुछ भी कहे, आपको अपने टीचर के साथ काम करना है। एक पर्टिकुलर जो आपने सिलेक्शन लिया है कि भाई मुझे इसके साथ, इसकी बात मेरे समझ में आ रही है, ये जो बोल रहे हैं मुझे डिलीवर कर रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है, अगर वो चीज आपको समझ में आ रही है तो उनके साथ ढंग से काम करिए, ठीक है। आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, ठीक है। 3rd ग्रेड की मैं बात करूं या EMRS की बात करूं, ऐसे ढेर सारे अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे सामने है। और इन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, क्योंकि अगर मैं बेसिक लेवल पर भी अगर आपके सामने कुछ बातें कहूं, जैसे कि EMRS जो है उसकी भर्ती हमारे सामने है, ठीक है। उसके अलावा जो KVS है उसकी भर्ती हमारे सामने है, जो NVS है उसकी भर्ती हमारे सामने है, ठीक है। जो RSSB लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd, उसकी भर्ती हमारे सामने है। तो ढेर सारी रिक्रूटमेंट हमारे सामने है, ठीक है। और इनके लिए बिल्कुल जम के काम करिए आप, ठीक है।
और भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो आप डाउट पूछ सकते हैं। इन सभी के जो बैचेज है वो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस आइकन जो है उस पे देख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप में से कोई भी ऑफलाइन हमें ज्वाइन करना चाहता है तो ऑफलाइन विनर चॉइस डीडवाना कैंपस पे ऑफलाइन हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप बैच की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे फोन करके जो इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं 7742748581, ठीक है। यहां से आप जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो वो डाउट आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और इसकी कट ऑफ के बारे में जो वीडियो है वो मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा। पहले मेरे पास डेटा कलेक्ट हो जाए, उसके बाद इसकी कट ऑफ क्या रहेगी उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और आने वाली जो ढेर सारी भर्तियां हैं उनको एक एक करके हम वीडियो में देखते जाएंगे। और आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी कनेक्ट हो जाइए, और इस चैनल से तो डेफिनेटली आप कनेक्ट हो चुके होंगे। तो टेलीग्राम के साथ जुड़ने पर आपको सारे अपडेट्स जो है वो टेलीग्राम पर भी मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।